नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बाबा रामदेव जी हां, योगपति ही नहीं अब बन गए हैं उद्योगपति। 10,561 करोड़ जिसकी कंपनी का टर्नओवर हो उन्हें उद्योगपति ही कहा जाएगा। और उसके पहले आपको सफल भी लिखना पड़ेगा। सफल उद्योगपति हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन भारतीय राजनीति, भारत के जो हालात हैं उस पर भी गंभीरता से बोलते हैं। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक लड़ाई इन्होंने एक वक्त छेड़ी थी उसकी भी याद दिलाएंगे, उस पर भी सवाल पूछेंगे। कुछ योग भी होगा, कुछ इनके प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानेंगे, तलाशेंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए, बाबा रामदेव हमारे साथ आज तक पर मौजूद हैं। बाबा रामदेव, अब तो आपको योगपति नहीं उद्योगपति भी बोले, क्यों? 10,561 करोड़, कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? पहले ओम बोलो। इसका तो नाम ही अंजना ओम कश्यप है। वैसे आप बहुतों की खाट खड़ी करते हो, आज मैं आपकी खाट खड़ी करने वाला। ठीक है, बताइए कैसे? मैं बेसिकली योगी हूं, और जो भी अच्छे काम इस देश के लिए हो रहे हैं कि एक बेटर सोसाइटी के लिए, एक बेटर ह्यूमन बीइंग के लिए, बेटर एजुकेशन सिस्टम के लिए, रिसर्च के लिए, इनोवेशन के लिए, इन्वेंशन के लिए, मैं एक एक सांस अपने देश की बेहतरी के लिए क्या अच्छा कर सकता हूं, तो मैं योगी हूं। मैं अच्छे कामों का सहयोगी हूं, और कोई माने या ना माने मैं इस देश के लिए उपयोगी हूं और एक कर्मयोगी हूं। बोलने में कोई सानी है क्या बाबा रामदेव का? बोलने में कोई सानी नहीं है, योग में कोई सानी नहीं है। अच्छा बताओ, मैंने गलत? उद्योग में भी कोई सानी नहीं है। मैंने गलत क्या बोला? धाराशायी कैसे किया? अच्छा ठीक है, हाँ। उद्योग, आप तो थोड़ा हिंदी पढ़ी हो ना, हाँ। उसका संधि विच्छेद करो, उत योगा। जब योग आपका ऊंचा हो जाता है तो उद्योग हो जाता है। और अंजना जी, मैंने कुछ पाने के लिए कुछ नहीं किया, एकदम दिल की बात बता रहा हूं। मैं तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर में, छोटे से गांव में पैदा हुआ, सरकारी स्कूल में पढ़ा, गुरुकुल से पढ़ के हिमालय से आके मैंने व्याकरण शास्त्र, हाँ, आयुर्वेद शास्त्र, वेद शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, बिजनेस शास्त्र कैसे पढ़ा सर? बिजनेस शास्त्र कैसे? इतनी महारत की 10,651 करोड़ कैसे? ये बिजनेस शास्त्र कहां से बाबा रामदेव पढ़े? ये तो सब जानना चाहेंगे। मतलब इसमें कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिजनेस वाले हैं, सबको जानना होगा इसके बारे में। आप लोगों के सवाल मैं लूंगी। 24 घंटा मेरे पास रह लो, सब सिखा दूंगी। सुबह तैयार है तो सुबह आपको 4 बजे से पहले उठना पड़ेगा और 10 बजे तक मेरे साथ रहिए, और जैसे मैं एक दिन जीता हूं वैसे जीना शुरू कर दीजिए, आप भी उद्योगपति बन जाएंगे। अंजना, वो कर्म ही हमारा धर्म है। देखो, हाँ, नहीं, ये एक चीज से पूछना चाहती हूँ कि ये ठीक है, योग, अनुशासन, मुझे जिंदगी ऐसे जीनी है, सात्विक तरीके से रहना, ये सब ठीक है। बिजनेस थोड़ी चलता है इससे। बिजनेस के लिए वो आधा घंटा 1 घंटा कुछ तो निकालते होंगे। भाई खाता ये कितना, ये 10,000, ये कितना, ये 500 वाला, ये कौन सा, कुछ तो करते होंगे ऐसा। वो रूप कैसा होता है बाबा रामदेव का? अब देखिए, सबको हंसी आ रही है इसमें, अब बताना पड़ेगा। देखो, मैं ऐसा सोचता हूं कि जो लाइफ में जो अल्टीमेट चीज है वो है कर्म, हमारा हार्ड वर्क। मैं 2 शब्द बोला करता हूं, विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। बस इसमें सारी जिंदगी आ गई, सारा मैनेजमेंट आ गया, सारा लाइफ मैनेजमेंट आ गया, बिजनेस मैनेजमेंट आ गया, इसमें सारी सक्सेस आ गई, आपके सारे अचीवमेंट्स आ गए। आपको पावर चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, आपको लाइफ में नए नए अचीवमेंट्स चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, आपको नेम फेम चाहिए, सारी दुनिया आपको जीतनी है। तो आप 2 चीजें करो। एक बात, जो सोच लिया फिर उससे पीछे नहीं हटना, चाहे जग बैरी हो जाए, कि मुझे बनना है तो किसी भी कीमत पर बनना है, किसी भी कीमत पर, मतलब गलत करके नहीं। हाँ, मैंने इसके लिए मुझे कोई कसर नहीं छोड़नी है। अपनी बॉडी, अपना ब्रेन, अपना हार्ट, अपना सब कुछ उसके लिए दांव पर लगाना पड़ता है। दूसरी बात, उसके लिए फिर आपको एक तरह से नहीं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, जो भी शब्द बोले जा सकते, कई दिशाओं से आपको प्रयास करना पड़ता है। आपको एक दिशा से आगे नहीं चलना होता। मैं जब गुरुकुल से आगे चला था तो मुझे तो ये मीडिया का पता भी नहीं होता था कि मीडिया होता क्या है, कि ये
एंकर कौन होते हैं, फिर एडिटर कौन होते हैं, इनके राइटअप्स कौन लोग लिखते हैं, स्क्रिप्ट राइटर कौन होते हैं, फिर ये सारा कैसे ये सब तामझाम चलता है, ये किस तरह से इनकी चीज़ों की शूटिंग होती है, कैसी चीज़ें टेलीकास्ट होती हैं। आज हम लोग मीडिया के एक नहीं 4-4 चैनल चलाते हैं, लेकिन हमको चैनल की ABCD नहीं आती थी। आज मैं अखबार चला सकता हूं, मैं टीवी चैनल चला सकता हूं, और टीवी चैनलों में न्यूज चैनल चलाना तो फिर भी आसान है, मैं GEC चैनल भी चला सकता हूं। एंटरटेनमेंट वाला। जब मैं कपिल शर्मा के शो में गया, जब फिल्म स्टार्स आ जाते हैं आपके पास, कपिल शर्मा के शो में गया तो उस दिन तो शो बाबा रामदेव का ही था। मतलब महफिल आप लूट लेते हैं, आपको पता है कि सभी फिल्म स्टार्स आ ही जाएंगे, उनके साथ योग कर दूंगा। आपने रणवीर सिंह के साथ यहाँ आज तक पे कर दिया। अच्छा, मैंने थोड़ी हो किया, मैं उधर आया, हाँ। आकर के बैठा, हाँ। फिर वो बोले बाबा जी मेरे साथ डांस करो। मैंने कहा भैया मुझे डांस नहीं करना था, मैं बाबा जी आदमी हूँ। हाँ। बोले जी बाबा जी करना पड़ेगा। तो मैं उधर जाकर के बैठा दर्शकों में, तो मुझे नहीं पता था कि ये बाजीराव मस्तानी का कोई मस्ताना है। तो वो मैं उधर बैठा हुआ, अब भाई बहुत अच्छा है। तो बोले बाबा जी आओ आओ, वो चिल्लाने लगा। तो मेरे को अरुणपुरी जी ने बोले बाबा जी चलो हाँ, कर दो काम। हाँ, हाँ। काम कर दिया मतलब। नहीं आप ना मेरी छोटी बहन हो, नहीं तो अभी बता देता। चलिए ठीक है, इनका इशारा मेरी तरफ है, मैं तो योग करूंगी नहीं इनके साथ, लेकिन आप में से कोई है जो खुलकर चैलेंज इनका स्वीकार करने को तैयार है? यहाँ पर आप तैयार हो? आप तैयार हो? आ जाओ सर, आ जाओ, आ जाओ। 2-3 एक ही साथ आ जाओ। 2-3 आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलिए इतने लोग चैलेंज देने को तैयार हैं, मैं जरा ये वाली कुर्सी इधर साइड कर देती हूँ, आप लोग आ जाइए, आइए जल्दी से आइए, जल्दी से आइए, जल्दी से। बस 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 इतने लोग, बस उधर से, उधर से। इतने आओ जितने स्टेज पर समा जाओ। बाबा जी आप थोड़ा प्राणायाम करवा देंगे, आपकी उम्र थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई? थोड़ा सा रुक जाइए, आप रुक जाइए। आओ बच्चों आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जल्दी 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 चलिए, जाइए, चलिए। जबरदस्त होंगे शायद। हाँ अच्छा चलो भाई शुरू करें जवानों। नहीं आप तो दे ही देंगे, आप बड़े मजबूत लग रहे हैं मुझे, चोटी वाले हैं आप। जल्दी जल्दी जवानों, एक तो जो है ना तुम्हारी ये जंघाई भी मजबूत होनी चाहिए, इसके लिए रोज जो है 25-50 बार ऐसे किया करो। चलो स्टार्ट करो, ऐसे करो। ए सीधे सीधे बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे नहीं, सीधे सीधे बैठो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे हाथ सीधे छाती के सामने से, और फिर एक बार छलांग लगाओ, ऐसे ऐसे करो, ऐसे 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 कर रहे हो, ऐसे ऐसे, हाँ लगाओ। ये लड़कियां ज्यादा मजबूत दिख रही हैं भाई। चलो जरा ऐसे ऐसे बैठ के दिखाओ, फटेगी तेरी। बैठ 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 तो, टांग मोड़ दी, बिना हाथ लगाई करो। चलो ऐसे करो, ऐसे करो। टांग क्यों मोड़ रहा है, सीधी रख, ऐसे। हाँ ये चलो, ये पास हो गया, एक पास हो मुझे लगता है एक पास हो गया, बाकी लोग अब निकल जाइए। चलो अब वही बस बचे हैं, वही बस बचे हैं, जो पास हुए उनको रहने तो आप लोग चलो, जो बच गया हुआ। हाँ चलो सबको एक साथ ऐसे लाइन में लगो। ठीक है, लड़के एक साथ लाइन में लगो, ऐसे, और ऐसे हाथ रखो सब, ऐसे 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 हाथ, और एक साथ सब नीचे ऊपर हो, ऐसे चलते रहो, नीचे नीचे जाओ, नीचे नीचे, कुछ ऊपर ऊपर कर रहे गड़बड़। चलो चलो स्टार्ट। हाँ ये लड़का ठीक है, मेरे बाएं तरफ है, जरा इसके लिए ताली बजाओ। चलो 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 चलो, रुको मत, चालू रखो, चालू रखो। पीछे में तुम क्या कर रहे हो, सबको दिख रहा है। बजाओ। लेट गया, लगता है कोका कोला पी के आया। चलो चल चले, ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे ऐसे, चलो 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 चलो, ये चलो बैक एयर लगा दिया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। रोज ऐसे 100 बार क्या करो, ऐसे बुझाई होनी चाहिए। ठीक है जवानों, आ जाइए, आप लोग नीचे आ जाइए जल्दी से, आप लोग नीचे आ जाए। मुझे लगता है मैं लोगों के सवाल लेना चाहती हूँ, आप में से हाथ उठाइए जो भी सवाल पूछना चाहता है। कौन सवाल पूछना चाहता है? आइए सर, आप आ जाइए, आप आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। मोटे होने को बताएं। लीजिए
धीरे से पास गई और सीधे पूछ लिया क्या मोटे होने का उपाय। तो रोज दूध और केला खाया करो, अभी आम आएंगे, आम और केला खाना, अश्वगंधा और शतावर खाना, जितने चाहे उतनी तगड़ी हो जाएगी, और सूर्य नमस्कार कर लिया कर, है ना बेटा। बहुत बहुत आशीर्वाद। आप पूछे सर, आप सर प्लीज बैठ जाए। बाबा जी मेरा सवाल आपसे ये है, आज आपसे हम योग गुरु कहें आपको या एक व्यापारी कहें आपको, आप क्या पे कहलाना पसंद करेंगे? देखो, व्यापार में और उपकार में अंतर है। अर्थ की 4 दिशाएं हैं, अर्थ, अनर्थ, स्वार्थ और परमार्थ। पतंजलि में जो भी हम कर रहे हैं, 1 रुपए का प्रॉफिट स्वामी रामदेव को नहीं चाहिए, 1 रुपए का लाभ आचार्य वार्ष्णेय जी को नहीं चाहिए। हमने जो किया है 100% देश के लिए किया है, इसलिए व्यापार नहीं, यह देश के उपकार का काम है, यह देश के परमार्थ का काम है। और ऐसा काम सबको करना चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए लेकिन देश के लिए करना है। इसलिए ये एक प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, अर्थ से परमार्थ की यात्रा है। आप पूछो। बाबा जी मोटा होने के तरीके बता दिए थोड़े से। अभी तो बताया उन्होंने, आप सुन नहीं रहे थे। अगला सवाल लेते हैं। अभी तो बताया उन्होंने कि दूध और क्या खाना चाहिए साथ में। आप लीजिए। बाबा जी पहले तो नमस्कार। प्रणाम। बाबा जी एक सवाल है कि जब आपने देसी घी बनाने शुरू किए कि गाय के देसी घी बनाएंगे, मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हुई इसकी, तो क्या जैसे डिमांड बढ़ी तो आपके आश्रम में गायों की संख्या बढ़ गई थी? नहीं, गाय तो बेटा करीब 9 करोड़ है पूरे हिंदुस्तान में देसी नस्ल की, और 4 करोड़ है संकर नस्ल की। कुल देश में 13 करोड़ गाय है। तो गाय तो उतनी ही थी, लेकिन पहले जब पतंजलि ने गाय का देसी घी लॉन्च नहीं किया था, गाय के घी को केमिकली प्रोसेस करके उसका जो पीलापन है, बड़ा उपयोगी है वो, उसको दूर कर दिया जाता था, और गाय के घी को वो कैरोटीन अलग करके भैंस का घी करके बेचा जाता था। हमने गाय के घी की वैल्यू बढ़ाई, हमने गाय की वैल्यू बढ़ाई, गोमूत्र की वैल्यू बढ़ाई, और आगे देखना गौ माता कत्ल खानों में जाने से बचेगी, और एक रास्ता है गाय को बचाने का। ठीक है, अगला सवाल। बाबा भ्रष्टाचार, गोमूत्र के लिए गोनाइल बनाते हैं, गोमूत्र का अर्क ठीक है, बनाते हैं। एक सेकंड, चूंकि इस पर विवाद भी हुआ तो आज भी आपने उस पर बोला था। गोमूत्र के लिए आप कहां से गोमूत्र ले रहे हैं और कैसे ले रहे हैं ये बताइए। हमारे गांव में गौशाला है, उसमें कम से कम 850 गाय है। आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि गोमूत्र हमें दे दो। ठीक। हम कैसे दे सकते हैं वो गोमूत्र आपको? नहीं, ठीक बता रहा है। हमने उत्तराखंड के करीब 500 गांव से, फिर कुछ गौशालाएं मथुरा में, कुछ गौशालाएं हरियाणा में, कुछ गौशालाएं राजस्थान में, करीब इस समय हम 25 बड़ी गौशालाओं से ये गोमूत्र कलेक्शन कर रहे हैं। और एक एक गौशाला को, किसी को 50 लाख, किसी को 1 करोड़ रुपए हमने दान दिया। हमारे गुरुजी ने गौशाला बनाई थी, उसमें मैंने करीब 4 करोड़ रुपए दान दिया, और वहां पर एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया जिससे कि गोमूत्र से गोनाइल बनाया जा सके, गोमूत्र का अर्क निकाला जा सके। फिर एक राजेंद्र दास जी मथुरा में जड़खोड़ में गौशाला, उसको करीब 1 करोड़ रुपए दान मैंने पिछले महीने भिजवाया। हम गौशालाओं का आधुनिकीकरण करें, और जहां पर भी जैसे आप बता रहे हो 1000-2000 गायें हैं, ऐसे मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और अलग अलग भूभागों में हमने व्यवस्था की है। यदि गोमूत्र का ठीक से हम उपयोग करना शुरू कर दें तो हम गौशाला को स्वावलंबी बना सकते हैं। हमारी गौशाला में कम से कम हम हर महीना 1 करोड़ रुपए की आमदनी करते हैं मात्र गोमूत्र के द्वारा। ठीक है। क्या बाबा रामदेव प्लीज सर काउंटर क्वेश्चन, जिसके पास माइक लेके आऊं वही सवाल पूछे। गौ आपके जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपने पूरा उसका ब्रेकडाउन भी दिया है कि घी से कितनी कमाई, हर चीज से कितनी। बाबा रामदेव क्या सिर्फ एक धर्म के हैं? क्योंकि हर मजहब का आदमी आपके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है जी। अब जिस गौमूत्र की आप बात कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों को उससे दिक्कत हो, कुछ धर्म के लोगों को वो पसंद नहीं हो, तो फिर ये कैसे पता चलेगा? देखिए अंजना बहन, इसमें ना मैंने स्पष्ट बोला है कि लेबलिंग की हिंदुस्तान में कानून है। हाँ। कि जिस प्रोडक्ट में आप जो चीज यूज कर रहे हो उसके इंग्रेडिएंट्स आपको लिखने पड़ते हैं। हमारे 5 प्रोडक्ट में गोमूत्र है। एक तो गोमूत्र अर्क है, सीधा ही नाम इसका गोमूत्र अर्क है। तो वो गोमूत्र को डिस्टिलाइज करते हैं, उसको भभके में उबाल करके उसका वाष्पीकरण करके उसको देते हैं। ये ओबेसिटी के लिए, कैंसर के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, बहुत बीमारियों के लिए वास्तव में अद्भुत लाभ करता है। लेकिन गोमूत्र अर्क लिखा हुआ है, गोनाइल में सीधा गोनाइल लिखा हुआ है, हम वो कह करके विज्ञापन भी उसका करते हैं। फिर आगे बढ़ जाते एक पंचगव्य, और उसके बाद 2 प्रोडक्ट हो रहे हैं। एक कायाकल्प तेल है
और एक संजीवनी वटी है, उनके इंग्रेडिएंट में लिखा हुआ है। इसके अलावा करीब 1000 प्रोडक्ट्स हैं पतंजलि के, किसी में भी गौमूत्र का इस्तेमाल नहीं होता है। और ये मैं प्रामाणिक तौर पर बता रहा हूं, और इस एक जानकारी के साथ कि देवबंद ने इसके ऊपर फतवा जारी किया। कुछ लोगों ने जब गलतफहमियां फैलाई कि पतंजलि के सारे प्रोडक्ट हमने देखे और 5 प्रोडक्ट के अलावा किसी भी प्रोडक्ट में गौमूत्र नहीं है, सभी मुसलमान उनका यूज कर सकते हैं। देवबंद की ओर से पतंजलि के फेवर में फतवा जारी। चलिए ठीक है, अगला सवाल है। बाबा भ्रष्टाचार मुक्त भारत बदलने की बात कर रहे थे, अब आपका लाइन चेंज हो गया, ट्रैक चेंज हो गया है। अब उस दिशा में आप नहीं, अब व्यापारी आप बन गए, अब बड़े आदमी हो गए, अब भ्रष्टाचारी वो लाइन आपका नहीं दिखता है। पहले तो ये बताओ बेटा, बड़ा आदमी कैसा होता है? आप बन गए अब बड़ा आदमी। नहीं, कैसा होता है उसका? 10,561 करोड़ के टर्नओवर वाला इन्होंने शुरू में बड़ा आदमी तो सभी को बनना चाहिए, छोटे आदमी किसी को नहीं रहना चाहिए, और बड़ा आदमी बनता है बाबा कामों आपका से। ट्रैक जो था पहले भ्रष्टाचार मुक्त करने सुनो का तो था। बेटा, जवाब सुनो। अब सड़कों के ऊपर खाली धरना प्रदर्शन करने से देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा? एक बार आप अनशन किए, उसके बाद वो खत्म ही हो गया। देखो मेरी बात बेटा, देश बनाने का काम खाली नारे लगाने से नहीं होगा, नारे भी लगाने चाहिए, सड़कों पर भी आना चाहिए, लेकिन देश बनेगा हमारी मेहनत से। इसलिए मोदी जी कहते हैं ना, 125 करोड़ हिंदुस्तानी यदि एक एक कदम आगे बढ़े तो 125 करोड़ आगे बढ़ता है हिंदुस्तान। इसलिए मेहनत करो, और जब जरूरत पड़े तब नारे भी लगाओ, लेकिन नारे लगाने का काम 365 दिन में 5-7 दिन होना चाहिए, बाकी 360 दिन काम करना चाहिए बेटा, तब देश आगे बढ़ेगा, मात्र नारे लगाने से नहीं। ठीक है। एक और सवाल जिस पर आज भी आपने बोला, पर हम चाहते हैं आप इस मंच से भी बोले कि जूस को लेकर, आंवला जूस, एलोवेरा जूस को लेकर FSSAI से अगर वो प्रमाणित नहीं है तो आर्मी की तरफ से उसको कैंटीन में नहीं बेचा अभी आर्मी की तरफ से जूस, अभी भी हम आर्मी के पास अभी भी हमारा जूस जा रहा है। दरअसल इसमें गलतफहमी क्या हुई कि सब चीजों का सर्टिफिकेशन FSSAI नहीं करता है। जो मेडिसिनल चीजें हैं उनका सर्टिफिकेट आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन में एक अलग से उसका डिपार्टमेंट है। हमारे करीब 500 प्रोडक्ट ऐसे हैं आयुर्वेद के जो इनके FSSAI की गाइडलाइन नहीं है, तो ये मेडिसिनल जूस है, और इसके अंदर जो FSS बोला था वो 8 पॉइंट होना चाहिए कम से कम, आंवले के जूस में हमारा 8.5 है। तो ये इसमें FSSAI की गाइडलाइन काम ही नहीं करती। बाकी जहां FSSAI के नियम लागू हैं उसमें 100% हम FSSAI के रूल्स को फॉलो करते हैं। ये जो है ये आयुष मंत्रालय का डिपार्टमेंट है, आयुर्वेद से इसका लाइसेंस है। ठीक है, एक और सवाल, एक जल्दी से आप सवाल पूछ लें जिसके बाद हम ब्रेक पर। बाबा जी को नमस्कार। बाबा जी, कपिल के शो में आपने अपने बहुत सारे लव अफेयर्स बताए थे, और अब तो आप इतने बड़े नामी उद्योगपति भी बन गए हैं, तो आपको जब इतने प्रपोजल मिलते तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते? अब हंसने हंसाने की बात और होती है। देखो, ये शादी करना ये कोई जिंदगी का अंतिम मकसद नहीं है। शादी हम करते ही किसके लिए? हैं? तुम एकदम आपने तो चुप हो गए। आप चुप हो गए, मुझे लग रहा है। मैं आप लोगों से, मुझे लगता है उनके सवाल ने आपको अतीत में भेज दिया और आप अपने फैसलों पर फिर से सोचने लगे। मेरे फैसलों पर नहीं। हाँ। मुझे पहली बात तो यह है कि अब अपने जो है बच्चों की उम्र के बच्चों के साथ में जी जी बोले सर। तो हाँ बोले सर। तो बोले सर। चलो मैं जो बात बताई, देखो शादी आदमी करता है किसके लिए? क्यों अपनी जो है जिंदगी में कोई अधूरापन महसूस करता है। हाँ। और वो किसी और के द्वारा पूरा होना चाहता है। हाँ। मैंने बचपन से लेकर के आज तक कोई अपने भीतर अपूर्णता अनुभव ही नहीं की। और जो मेरा भगवान सबसे ज्यादा सुंदर है, जिसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, सबसे ज्यादा बलवान, सबसे ज्यादा धनवान, सबसे ज्यादा महान, ऐसे भगवान जब मेरे साथ हैं तो उसको छोड़कर के किसी और के साथ में पल्ला क्यों बांधूं? तो बाबा का शादी का प्लान पहले भी कैंसिल था, अभी भी कैंसिल्ड है, भगवान भी धनवान है और अब तो बाबा जी भी धनवान हो गए। बाबा रामदेव आज स्पेशल रिपोर्ट में खास मेहमान, और बाबा रामदेव हमारे साथ यहां पर भी और 5वीं हेडलाइन में भी, और वो इसलिए क्योंकि 10,561 करोड़ की हो गई है इनकी कंपनी। लेकिन बाबा रामदेव, इससे पहले कि मैं आपसे कुछ सवाल करूं,
आपको भी और आप सबको और दर्शकों को भी पहले इस बड़े स्क्रीन पर कुछ सुनाना चाहती हूं। संपूर्ण राष्ट्र जिनसे गौरवान्वित है और पूरे विश्व में जिन्होंने भारत के गौरव की प्रतिष्ठा की है, ऐसे राष्ट्र गौरव, राष्ट्र नायक जिनमें विश्व नायक का चरित्र है, इसलिए पूरे पतंजलि योगपीठ और भारत के अध्यात्म सत्ता की ओर से, पूरे राष्ट्र की ओर से आज हम आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र ऋषि के रूप में सम्मानित कर रहे हैं। स्वच्छ भारत हो, समृद्ध भारत हो, मेक इन इंडिया हो, कुशल भारत हो, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, दिव्य भव्य भारत बनाने में जो अब रात दिन पुरुषार्थ कर रहे हैं, भारत ने इन 70 वर्षों में अहर्निश अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने वाला पहला महामानव देखा है। हम पुनः अभिनंदन करते हैं ऐसे कर्म योगी का। बहुत लोग सोचते हैं बाबा अब गिरेगा, बाबा तब गिरेगा, लेकिन गुरुओं की दुआएं हैं, बड़ों का आशीर्वाद है और हमारे मोदी जी जैसा महान नेतृत्व जब तक उनका आशीर्वाद इस देश के ऊपर है, तब तक न बाबा गिरेगा न देश गिरेगा। मोदी जी कहते हैं 125 करोड़ हिंदुस्तानी एक एक कदम आगे बढ़ते हैं तो 125 करोड़ आगे बढ़ता हिंदुस्तान। मैं एक ही बात कहता हूं मोदी जी, संक्षेप में यहां से, आपका राष्ट्र यज्ञ की सेवा में जो भी आप कर रहे हैं, एक आहुति स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि योगपीठ की भी होगी, जो भी आप कर रहे हैं। राष्ट्र ऋषि बोल दिया, महामानव बोल दिया, कुछ रह गया हो तो यहां बोल लीजिए। रह ये गया है कि आजादी के 70 वर्षों के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो अपने लिए कुछ नहीं सोचता, अपने घर परिवार और अपनी बूढ़ी माता के लिए नहीं सोचता, जिसके लिए केवल एक भारत माता ही जिसकी आराध्या है। ऐसे व्यक्ति के बारे में यदि हम प्रशंसा करते हैं तो मुझे लगता है यह किसी व्यक्ति की प्रशंसा नहीं, एक भारत माता की आराधना में लगे एक ऐसे इंसान की जिसके लिए राष्ट्र सर्वस्व है, उसकी हम प्रशंसा ही ना करें, उसके हर काम में सहयोग करें। क्योंकि हमें राजनीति से ऊपर उठ करके जब देश ने उनको अपना नेता माना है तो अब वो व्यक्ति नहीं रह गया है, उसमें वो 125 करोड़ भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करता है और इसे 200 करोड़ वर्षों पुराने देश का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसका साथ क्यों नहीं देना चाहिए। लेकिन तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं वो आरोप ये लगाती हैं कि बाबा रामदेव का बिजनेस इसलिए फल फूल रहा है क्योंकि देश में जितने लोग सत्ता पर काबिज हैं उन सबका आशीर्वाद है। आपने भी बोला कि एक तो साधुओं का, ऋषियों का आशीर्वाद है और दूसरा मोदी जी का साथ। देखिए मोदी जी का साथ तो मैं इस देश का क्या नागरिक नहीं हूं, मैं कोई आतंकवादी हूं। देखो यदि मोदी जी 125 करोड़ भारतवासियों के प्रधानमंत्री हैं तो वो हमारे भी और हमारे आत्मीय हैं, तो किसी से आत्मीयता होना, दुश्मनी होना तो गलत बात है, आत्मीयता होना तो गलत बात नहीं। और देखिए बात यह है विपक्ष के लोगों को थोड़ा समझना चाहिए, उनकी इतनी दुर्गति हो गई है और अभी भी नहीं संभले तो मुझे लगता है उनकी अंत्येष्टि हो जाएगी। अलग अलग जगह मुंह की खा रहे हैं। लेकिन आप तो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं बाबा रामदेव, आपको नहीं लगता है कि एक मजबूत विपक्ष भी जरूरी होता है किसी लोकतंत्र के अच्छे सफल तरीके से आगे बढ़ने के लिए? इसलिए तो मैं सारे विपक्षियों को कहता हूं हाँ। कि सुबह उठ करके कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो और नेहरू जी का आनंद भवन में चित्र लगा हुआ है, सुबह उठ करके ना, देखो मैं खड़ाओं में कर देता हूं, चलो ये निकल ही नहीं रही। सुबह उठ करके नेहरू जी खुद शीर्षासन किया करते थे। मैं तो राहुल गांधी से भी सलाह देता हूं। मुझे लगता है आपको पता रहता है कि तालियां बजेंगी और हंसी आएगी तो आप राहुल गांधी का नाम एक बार ले ही लेते हैं। आपने तो कहा विपक्ष मजबूत होना चाहिए, मजबूत होने का तरीका मैं बता रहा हूं।
जो सुबह सुबह योग करेगा उसका राजयोग अच्छा होगा। जो खुद शीर्षासन करता है वो दूसरों का भी शीर्षासन करा सकता है। चलिए ठीक है, अब आप लोगों के भी कुछ सवाल लेती हूँ और इसी के साथ बाबा रामदेव आपसे ये पूछते हुए, क्योंकि आपने सफलतापूर्वक एक पूरे उद्योग को जमाया है। अंजना जी, लेकिन अभी तो 10,000 में आप लोग इतनी हेडलाइन बना रहे हो। हाँ। जब आने वाले 2-3 सालों में ये 25,000, 50,000, और आज मैं घोषणा कर रहा हूं, आज तक जो देश का सर्वश्रेष्ठ चैनल है, ये यात्रा जाएगी 1 लाख करोड़ से ज्यादा। और इन सारी विदेशी कंपनियों का होगा मोक्ष, मोक्ष, मोक्ष। जैसे भगवान राम ने रावण का मोक्ष किया था, जैसे भगवान कृष्ण ने कंस का मोक्ष किया था, जैसे आचार्य चाणक्य ने घनानंद का मोक्ष किया था, ऐसे बाबा रामदेव इन एमएनसीज का मोक्ष करने के लिए आया है। उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो एजुकेशन के लिए लगेगा, वो रिसर्च के लिए लगेगा, गौ माता की सेवा के लिए लगेगा। और ना इसका आज कोई संसारी इसका नेतृत्व कर रहा, और मेरे जाने के बाद भी इसका नेतृत्व कोई संसारी नहीं, कोई सन्यासी करेगा। ये देश की संपत्ति है, ये देश की कंपनी है, और विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट से बचाने के लिए एक सन्यासी का ये पवित्र राष्ट्र यज्ञ है, ये कोई व्यापार का काम नहीं है। आपने कहा लोकतंत्र मजबूत रखने के लिए विपक्ष मजबूत हो, आपने लगे हाथ एक योग भी सिखा दिया। कंपटीशन कोई नहीं बिजनेस में, नहीं हमारी बिजनेस में एक आगे चलेगी बाबा रामदेव। नहीं देखो, एक बात सर आप ही बताओ ना, और प्रधानमंत्री कहां जाते हैं? किसके बिजनेस वेंचर में रिसर्च सेंटर के खुलने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं? तो बाबा रामदेव जी स्पेशल तो है। 25 साल हिंदुस्तान में योग की यात्रा कर रहा था, तब यूनिलीवर वाले आए थे, तब ये नेस्ले वाले पंछी उड़ा रहे थे। पैंटीन वालों की पैंट पहले खराब हुई पड़ी है। कहां इनको अपना एक ही काम है, मोटा मुनाफा कमाओ और अपने देश में लेकर के भाग जाओ। मैं आपसे पूछता हूं, 1857 की क्रांति क्या अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हुई थी? किसी मुगल बादशाह के खिलाफ हुई थी? एक ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ देश लड़ा, 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं को शहादत देनी पड़ी, सैकड़ों वर्ष देश गुलाम रहा। किसकी वजह से? एक कंपनी की वजह से। इसलिए मैं कहता हूं, विदेशी कंपनियों को देश से भगाओ, स्वदेशी का ऐसा अलख जगाओ और इस भारत को पुनः परम वैभवशाली बनाओ। क्या गलत है इसमें? नहीं ठीक है, ये देशभक्ति की बातें बड़ी अच्छी लगती है स्वामी जी, लेकिन देशद्रोह की बात नहीं कश्मीरी की तरफ पत्थर फेंको। लेकिन जो कंपनी है वो तो भारतीय काम करते हैं ना सर। वहां जितनी भी कंपनी आप कह रहे हैं, वहां नौकरी तो हिंदुस्तानियों की लगी हुई है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि FII, मैं कहता हूं विदेश से पैसा, मैं वही बात कह रहा हूं, रॉ मटेरियल हमारा, जमीन हमारी, फैक्ट्री हमारी, काम करने वाले वर्कर्स हमारे, प्रोफेशनल्स हमारे, फिर ये मुनाफा बाहर लेकर जाने वाले विदेशी होते कौन है? इसलिए अपने हाथों से बनाओ, अपने आप कमाओ और अपने देश को आगे बढ़ाओ। इन विदेशी कंपनियों के ब्रांड की गुलामी से क्या करना? चलिए ठीक है, कुछ सवाल और लेंगे, आप पूछिए। सर आप मोदी जी के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। नोटबंदी के बाद लोगों के व्यापार फेल हो गए, लेकिन सर आपके डबल हो गए। क्या आपको पहले से पता था नोटबंदी हुई? इसीलिए तेरी पैंट फटी पड़ी है। बाबा जीन्स भी बनाने वाले, वैसे जीन्स भी बनाने वाले, फैशन वाली है, मॉडर्न कल्चर है, यहाँ पे बदलना पड़ता है। नहीं तो थोड़ा मजाक करने का मेरा थोड़ा स्वभाव है, और ऐसी मजाक करनी चाहिए जिससे कि कोई अश्लीलता ना हो और सबको प्रसन्नता भी मिले। देखिए, नोटबंदी के कारण से किसी ईमानदार आदमी की कोई हानि नहीं हुई है। जिसकी मेहनत की कमाई थी वो तो खुश है, लेकिन जिसने इधर उधर से हेरा फेरी करके जो इकट्ठे कर रखे ना, वो मुसीबत में आए, और वो आने ही चाहिए। देखो, ये कंपनियां तो पिछले साल से डी ग्रोथ होना शुरू हो गई थी, इसमें नोटबंदी का दोष नहीं है। और पतंजलि इसलिए आगे बढ़ रहा है, आप 1 किलो सरसों लाओ, पकौड़े बना के खाओ, वो अगले दिन जो है खाना पैखाने में निकल जाएगा, बराबर हो जाएगा हिसाब। उस सरसों को बचा के रख लो, 1 किलो से थोड़े बहुत 150 ग्राम घट जाएगी, मॉइस्चर कम हो जाएगा। उस 1 किलो को खेत में डाल दो, 4 महीने के अंदर 1000 किलो हो जाएगी। पतंजलि के पास जो कुछ आता है, पतंजलि उसको सेवा में लगाता है, इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है। ये विदेशी कंपनियां खाली बस स्वार्थ में लगी हुई, इसलिए मैं इनसे भी कहता हूं 2% का CSR फंड में खर्च करते हो और उसमें भी उल्टा पुल्टा कर देते हो। पतंजलि की तरह सेवा में लगाओ, मल्टीप्लाई करो। आप लोग भी ये मंत्र दे रहा हूं बिजनेस का। वही मैं कह रही थी कि आजकल बाबा जी आपकी नजरें बदल गई हैं।
मतलब जीन्स में भी आपको बिजनेस दिखने लगा। लड़के की जीन्स पे कमेंट कर दिया कि फटी हुई जीन्स है क्योंकि बाबा रामदेव भी जीन्स लेकर आने वाले हैं। जीन्स ज्यादा महंगी होती है। इसी बात के साथ और थोड़े दिनों में जीन्स भी दिलाएंगे और देसी खाना भी खिलाएंगे और इस KFC और मैकडॉनल्ड का भी जो है बाजा बजाएंगे। और मैं तो एक ही बात कहता हूं, हर क्षेत्र में क्यों ना हो स्वदेशी। मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, कर शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन, बने गांव स्वावलंबी, वह नीति है स्वदेशी। ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का गीत है, कोई बाबा का गाया हुआ नहीं। ये क्रांतिकारियों का जो सपना था, चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह का जो सपना था, उस सपना को पूरा कर रहा है। महात्मा गांधी का जो सपना था उसको पूरा कर रहा है बाबा। और मुझे लगता है पूरे देश को इसमें साथ देना चाहिए, क्योंकि ये स्वार्थ की यात्रा नहीं, ये परमार्थ की यात्रा है। इसी बात के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन बाबा ने यह भी कहा है कि सुकमा में जो हमारे सैनिक मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उनके परिवारों के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए ये पैसे खर्च करेंगे और पतंजलि स्कूल निःशुल्क में निःशुल्क होगा। और 1000 से ज्यादा बेटे और बेटियां पढ़ सकेंगे शहीदों के परिवार के। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग सवाल करना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं बाबा जी वहां तक पहुंचूं, मेरा सवाल आपसे वही था कि सुकमा से लेकर श्रीनगर तस्वीर, एक तरफ नक्सलियों का हमला, वहां पत्थरबाजों का हमला। हालांकि आपने मदद की बात वहां पर की है, लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्या कहीं पर कोई गलती की वजह से हालात ऐसे हो रहे हैं? मुझे लगता है आतंकवाद के मामले में भारत को इजराइल जैसी नीति अपनानी चाहिए। वो यदि हमारे एक सैनिक का शीश काट के ले जाते हैं तो वहां के 100 आतंकवादियों के शीश काटने चाहिए और आतंकवादियों के सिर ध्वस्त कर देने चाहिए। नहीं तो वो जो एक मसूद है, एक वहां पर वो डंडा से लेके घूमता रहता हाफिज है, और दाऊद, इन 3 का तो शीश काट दो, बाकी काम तो अपने आप हो जाएगा। आप मेरे को एक बार अपने उधर यहाँ पर उठा सकते हो? कहाँ? यहाँ पर ऐसे। आपको कंधे पे? इधर। ये कौन सा शौक हुआ? ये कौन सा शौक है? चलो जल्दी जाओ, जल्दी है? जल्दी। इधर बस विश लिस्ट में एक ही है। ले तेरे को उठाओ, ले ले चल, उठा के पटकना भी तो पड़ता है। इधर 2-3 शौक पूरे हो गए, फिर 2-3 शौक पूरे हो गए। कुश्ती करिया कर ऐसे, और ऐसे करके रुक तो सही, फिर ऐसे करके और ऐसे पटका कर। सुबह सुबह अब नहीं बोलेगा, अब नहीं बोलेगा। आजा आजा। मैं मजबूत लड़का, ताली बजाओ इसके लिए। इसको मैंने इसलिए सिखाया कि कुश्ती भी सीखा कर, ठीक है? जो सरहद वाली बात। हाँ अच्छा बेटा, आ जाइए, आइए जल्दी आइए। हाँ, बाबा जी ओम। ओ मत। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके पॉलिटिक्स जितने भी हैं, आपके पक्ष के, विपक्ष के, उनको आप एक बार ये समझाइए कि आप अनाप शनाप सेना के लिए कुछ भी बयान देते रहते हैं, कुछ किसी भी चैनल पर। सबके बच्चे वहाँ जिनके ख़त्म हो रहे हैं, और जो सुनती भी हैं, माएँ बहनें बच्चे सब दुख दर्द से इतने उस चीज़ को देख के घबराते हैं, देखना भी पसंद नहीं करते। कुछ कहना चाह रही थी आप? और आप उनको कहिए, पॉलिटिशियन को, इतनी आपकी सुनते हैं कि आप अपना बेटा राजनीति में ना भेज के वहाँ सरहदों पे भेजें, तो पता लगेगा कि माँ के बच्चे कैसे जाते हैं वहाँ से। ठीक, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। और सच में जिनके घर में 2-3 संतानें हैं, तो एक संतान इन नेताओं को भी सरहदों पर भेजनी चाहिए। इनको पता लगे कि एक बेटे के और एक अपनी संतान के मरने का दर्द क्या होता है। मुआवजे से कभी भी आप जिंदगी वापस नहीं लौटा सकते किसी की। बाबा जी नमस्कार। बाबा जी मुझे आपसे ये पूछना है कि आपका जो पतंजलि प्रोडक्ट है, जिसका आप इतना प्रमोशन करते हैं, आज वो आधे से ज़्यादा मार्केट कवर कर रहा है। और I mean, सारे प्रोडक्ट्स हैं जो पतंजलि के बन के आ रहे हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारे देश में जो बहुत छोटे लेवल पे उद्योग कर रहे हैं, आप उन्हें सपोर्ट क्यों नहीं करते? ठीक है, हमारा दोनों ही अभिप्राय बेटा। एक तो कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी लगाने पड़ेंगे इन बड़े बड़े मगरमच्छों से लड़ने के लिए, और लघु उद्योग और ग्रामोद्योग को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आगे हमारा यही सपना है, सस्टेनेबल
inclusive, decentralized and justful development. This is the real model of स्वदेशी. तो ये आगे इस चीज को ही लेकर के, अरे बेटा अपने हाथ ऐसे मजबूत तो बना लो कि आप किसी को पकड़ के उठा सके, और ऐसा ही भारत को उठाना है और उस गांव के आदमी को आगे बढ़ाना है। मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप के घर से, किसान के परिवार से ही आया हूं और मैं अंतिम आदमी की खुशहाली स्वदेशी के माध्यम से देखना चलिए चाहता हूं। आपकी इसी बात के साथ तालियों के साथ धन्यवाद आपका बाबा रामदेव, आपने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपका बिजनेस कब लाख तक पहुंचेगा तब भी आप यहाँ होंगे और सामने हम सवाल दागेंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज। भारत माता की